अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान के सियासतदानों को हद से आगे निकलने का बड़ा शौक़ है। इमरान खान मौजूदा पीडीएम को यजीदियत का पैरोकार कह रहे हैं तो पीडीएम के कुछ रहनुमा इमरान खान को मौजूदा दौर का यजीद पुकार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे सियासतदानों को। यजीद एक बदबख्त, कातिल, मुर्तद, हैवानों से बदतर, फिरौन से बदतर मुस्तहिक़ लानत था। वो इमाम हुसैन पाक को शहीद करने वाला था, इमाम पाक के चेहरे मुबारक की बेहुरमती करने वाला था। ऐसे बदबख्त शख्स को किसी कलमा गो से मिलाना क्या हम अखलाकियात के बदतरीन दर्जे पर जा चुके हैं? कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब हों या पीडीएम के रहनुमा, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ अहले बैत अज़ाम और सहाबा कराम से मोहब्बत रखने वाले हैं। कैसे एक दूसरे को यजीद कह सकते हैं? कुछ तो होश के नाखून लें। अपनी सियासत में हद से तो ना गुजर जाया करें। आज का दिन तो उस अजीम कुर्बानी का दिन है कि जिसने इस्लाम को अपनी रूह के साथ क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया। आज का दिन ताकत के बावजूद खुदा की रज़ा में राज़ी रहने वालों का दिन है। आज का दिन अय्यारों, मक्कारों और अय्याशों की नफ़ी का दिन है। आज का दिन तो हर वक्त ज़िक्र हुसैन का दिन है। क्या ही अच्छा होता कि हमारे सियासतदान भी आज मिलकर इमाम हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बैठते। आज का दिन मुझे और आप सबको बता रहा है कि खुदा पर यकीन हो तो हुसैन जैसा कोई बेटा बने तो हुसैन जैसा, कोई नवासा हो तो हुसैन जैसा, कोई बाप बने तो हुसैन जैसा, जिन्होंने सर कुर्बान कर दिया लेकिन दीन को जिंदा कर दिया, जिन्होंने बच्चे कुर्बान कर दिए लेकिन इस्लाम में शराब, जुए और जिना जैसी गंदगी को शामिल नहीं होने दिया, जो प्यासे रहे लेकिन राज न खुलने दिया। इमाम हुसैन तो वो हैं जिनके लिए ताजदार कायनात ने अपनी औलाद कुर्बान कर दी। रिवायत में आता है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानू मुबारक पर इमाम हुसैन और बाएं पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर अर्ज़ की, इन दोनों को अल्लाह पाक हुजूर के पास इकट्ठा न रखेगा, एक को इख्तियार फरमा लीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुदाई को गवारा न किया। 3 दिन बाद हज़रत इब्राहीम का विसाल हो गया। हज़रत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये थी कि जब अंधेरे में तशरीफ़ फरमा होते तो आपकी मुबारक पेशानी और दोनों मुक़द्दस रुखसारों से अनवार निकलते और अतराफ़ रोशन हो जाता। अल्लाह पाक इस नूर की रोशनी से हमारे दिलों को भी मुनव्वर कर दे। हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वादा किया था कि मुल्क अल्लाह के महबूब के दीन का गढ़ बनेगा, यहाँ से निज़ाम की बुनियाद रखी जाएगी, लेकिन 75 साल बाद भी हम उनका वादा वफ़ा तो नहीं कर सके। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आज की रात पाकिस्तान के नज़रिए से वफ़ा का आज़म भी दोहराएं, उस पर अमल की तौफ़ीक़ भी मांगे। दुआ है अल्लाह पाक इमाम हुसैन के सदक़े हमारे वतन को उसका हकीकी मकाम अता करे और मौजूदा परेशानियों से निजात दिलाए। आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या? इमरान खान है और मुकाबले में ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं। गाला से कॉल आई, उन्होंने कहा जी अर्जेंटली वापस आ जाए। वहाँ पे 2 साहब जो हैं वो खड़े हुए थे गार्डन के अंदर। उन्होंने ये एक ब्रिलियंट आइडिया दिया कि ये आइडिया है कि इमरान खान के अलावा और 3 नाम पेश कर दिए जाएं। 3 नामों में से एक नाम हम आपका भी देंगे। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है क्या? एक इंतहाई शर्मनाक और गंदा काम पीटीआई के वर्करों की तरफ से किया गया सोशल मीडिया पर, और मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों ने ये घटिया और गंदी हरकत की है, इन लोगों को इमरान खान ने जरूर बुला के शाबाश दी होगी। कोई शक नहीं रहा कि इमरान खान जो है ये फॉरेन एजेंट है। पुरअमन जलसा, पुरअमन एहतजाज बिल्कुल आपको इजाज़त है, मुल्क का आईन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है। अगर आपने वायलेंस की, अगर आपने कोई ध्वंस, कोई धांधली, कोई धमकी, कोई ब्लैक मेलिंग का रास्ता अपनाया तो 25 मई से ज़्यादा जो है ना बुरा हशर जो है वो आपका होगा। तो नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक बार फिर -1 की गूंज सुनाई दे रही है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इंकशाफ किया है कि तहरीके अदम एतमाद से सिर्फ 2 दिन पहले उन्हें इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर 3 नाम पेश किए गए, जिनमें एक नाम उनका भी शामिल था। इससे पहले मुराद सईद ने भी माइनस इमरान खान पेशकश का इंकशाफ किया था। पीटीआई हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है। यह खुद राना सना की हिकमत अमली से खौफजदा है। अचानक बड़ी तब्दीली आई है।
13 अगस्त को होने वाले जलसे का मकाम इस्लामाबाद से मुंतकिल करके लाहौर कर दिया गया है। इमरान खान कहते हैं कि 13 अगस्त का जलसा आगाज़ इनकलाब होगा, फौरी इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर दाखिला कहते हैं पुरअमन जलसे की इजाज़त है, कानून तोड़ा तो 25 मई से बुरा हशर होगा। वज़ारत दाखिला ने साथ ही हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी भी कायम कर दी और ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई है उनमें से 7 ट्रोल्स का ताल्लुक मखसूस सियासी जमात से है। एक के बाद एक मुसीबत बनी गाला का दरवाज़ा बजा रही है। पाकिस्तान के बाद बरतानिया में भी तहकीकात का आगाज़ हो गया है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और चैरिटी कमीशन को शिकायत मौसूल हुई हैं। बरतानवी सरजमीन पर खैराती फंड्स जमा किए गए, लेकिन बाद में उस रकम को पाकिस्तान में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तहकीकाती इदारों को शिकायत के साथ सबूत भी फराहम किए गए हैं। दरख्वास्त के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला और फाइनेंशियल टाइम्स की खबर भी दी गई है। FIA ने भी ममनुआ फंडिंग केस में 2 बेनामी अकाउंट्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। ये बेनामी अकाउंट्स 2011 में इमरान खान के दस्तखत के साथ खोले गए थे। एक अकाउंट में 8 करोड़ रुपए और दूसरे अकाउंट में $51,000 से ज़ायद की रकम मुंतकिल की गई है। इन्हीं इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज सबसे पहले अली गौहर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, नून लीग जनरल फैज़ हमीद की तायीन मोतरज़ रही। आपके इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब ने तो यहाँ तक के शिकवा किया कि PTI को अटक पार से मदद मिल रही है। अब जनरल फैज़ को कोर कमांडर भालपुर तैनात कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस तैनाती को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किरण, सबसे पहले तो जिस तरह से कि आपने प्रोग्राम के इंट्रो में जिक्र किया शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो यकीनी तौर पर ये हमें दर्स देता है कि किसी भी जुल्म और बर्बरियत के दौर में हक के साथ खड़े होने का और हक के लिए जाहिर है मुश्किलें और मुसीबतें तो पड़ती हैं। तो जब से शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुई है तो फिर तब से ही ये है कि क़यामत तक ये सिलसिला जो है सोग का भी जारी रहेगा और यजीदियत का और हुसैनियत का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। गुजारिश करने का मकसद ये है कि जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद की अपॉइंटमेंट है तो वो तो फौज का एक इंटरनल मामला है। जब तक वो फौज में सर्व कर रहे हैं तो जाहिर है कि आर्मी चीफ उनको किसी जगह पर भी उनकी एक जो है वो खिदमात ले सकते हैं। लेकिन असल मकसद ये है कि जब भी जिस जगह पर भी नून लीग के साथ ज्यादती हुई, जिस जगह पर भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को सोबताज किया गया, जिस वक्त और जहां से हमारा मैंडेट चुराया गया, हमने बांगे दोहल और खुले अल्फाज में उस चीज का जिक्र किया गया। जब निज़ाम में मुदाखलत नहीं की जाएगी तो हम भी कहेंगे कि निज़ाम में मुदाखलत नहीं की जा रही, लेकिन जब निज़ाम में मुदाखलत की जाएगी उसके लिए जनरल फैज़ हमीद साहब हों या कोई भी हो तो उसके लिए तो हम फिर एहतजाज भी करेंगे और उस चीज़ का जिक्र भी करेंगे। तो हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं, लेकिन एज आ आर्मी ऑफिसर जाहिर है हम उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हैं। वो हमारे पास जब तक वो पाक आर्मी में सर्व कर रहे हैं तो वो अगर अपनी तवज्जो आर्मी के मामलात पर मरकूज रखें तो हमें इस बात की बसत खुशी होगी कि उनकी तवज्जो अपने आर्मी के इंटरनल मामलात पर। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये पंजाब हुकूमत 25 मई की तहकीकात के लिए भी तहकीकाती टीम बना रही है, जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब अदा तारड़ साहब को भी तलब करेंगे। क्या कहेंगे इस पर और क्या नून लीग इस टीम के सामने पेश होगी जो तहकीकात करेगी 25 मई की? देखें किरण, बड़ी साफ बात है, PTI और इमरान अहमद न्याजी साहब ने हमेशा अपने कॉल और फेल से जो है वो अपने एक फाशिस्ट होने का सबूत पेश किया है पूरी कौम के सामने। जब पिछले 4 साल भी गुजरे, आपने देखा कि उस वक्त भी हमारी क़यादत को जो है झूठे मुकदमात में पाबंद सलासल किया गया, जेलों में बंद किया गया। एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को अकामा के ऊपर नाअहल करार दिया गया, फिर मरियम नवाज साहबा ने भी जेलें काटी। मतलब है हमारी सीनियर क़यादत कौन सी है, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ज़हनियत जो थी वो इमरान अहमद न्याजी साहब की थी। उन्होंने इस मुल्क की खिदमत के ऊपर तो तवज्जो मरकूज ना की। एक तो उन्होंने फर्द अवलीन समझा कि अपोजिशन को जो है वो जेलों में बंद करें, उनको अजियत दें, और दूसरा दोनों हाथों से ना सिर्फ इस मुल्क को लूटा, इसमें करप्शन के नए नए स्कैंडल्स कायम किए, नए नए रिकॉर्ड कायम किए,
اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپوزیشن پر بھی چڑھائی کی. اب بھی وہ اگر ہم ان کی گیدڑ دھپکیوں سے تو نہیں ڈرتے. اس طرح سے تو جب عمران احمد نیازی صاحب وفاقی حکومت میں رہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ گولیاں چلائی بات سنیں نا, نواز شریف صاحب نائل ہوئے, بے نظیر شہید کیا گیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, اس کے باوجود بھی یہ لوگ سیاست سے آؤٹ تو نہیں ہوئے, مائنس تو نہیں ہو سکے. تو کیا عمران خان صاحب کو مائنس کر کے حکومت کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے؟ دیکھیں کرن, آپ نے بڑا ریلیونٹ کویسچن کیا ہے. بڑی مجھے تو زیادہ اس بات کی مطلب ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ باتیں جو ہے وہ بڑے واشگاف الفاظ میں کریں اور کلیئر کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کارنر کرنا, آج تک بھی جن ججوں نے سزائیں سنائی تھیں میاں نواز شریف صاحب کی, ان کے بیانات اور ویڈیوز بھی پوری قوم کے سامنے ہیں. پھر جو جسٹس صدیقی نے بیان دیا وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت ہمارے سرونگ مطلب ہے کہ جج ہیں اعلیٰ عدلیہ کے, سپریم کورٹ کے, ان کے بھی عدالتی نظام کے بارے میں جس قسم کے بیانات آتے ہیں, جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا, تو وہ بھی عوام کے سامنے ہے. لیکن ہم تو خود چاہتے ہیں کہ کسی کو وکٹمائز نہ کیا جائے, لیکن اگر ایک بندہ خود ملوث ہے, اس نے ملک میں قانون توڑا ہو, اس نے ملک میں آئین توڑا ہو, اس نے ملک میں کرپشن کی ہو, تو پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو صرف محض ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ آپ مانتے ہیں کہ ان کی سیاست کو مائنس کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے. اویس احمد صاحب بھی پی ٹی آئی کی نمائندگی کے لیے مجھے جوائن کر چکے ہیں, وکیل پی ٹی آئی کے. بہت بہت شکریہ اویس صاحب. یہ -1 کی بات آئی کہاں سے؟ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں انہیں بنی گالہ بلایا گیا تھا, وہاں -1 کی پیشکش کی گئی تھی. مراد سعید نے کہا کہ سینئر قیادت کو بلا کر -1 کی پیشکش کی گئی. یہ پیشکش کر کون رہا تھا؟ معلومات ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ یہ میرے خیال میں یہ بات جو ہے یہ انہی جو کرپشن سے بھرے ہوئے حلقوں سے کہیں سے نکلی ہے بات, اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں پاکستان کی سیاست جو ہے اور پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا. سر آپ کہہ رہے ہیں اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ -1 کی پیشکش کی گئی تھی؟ نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے اندر. اسد عمر صاحب غلط کہہ رہے ہیں, یہ بات مراد سعید جھوٹ بول رہے ہیں. جناب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے ان حلقوں سے آئی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے اندر اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ اس قسم کی کوئی پرپوزل زیر بحث ہے کہ ان کو -1 فارمولے کے تحت احمد صاحب جو ہے یہ کون سے حلقوں سے آئی ہے؟ سر یہ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے, میں ایگزیکٹ اس کو بتا نہیں سکتا, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ بات جہاں سے بھی آئی ہے, یہ بات جو ہے یہ اصل میں اس کی آپ ذرا پیچھے چلے جائیں تو یہ تو جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, جب سے یہ جس وقت یہ نو کانفیڈنس موشن لے کر آئے تھے, اس سے پہلے بھی یہ کنسیڈریشن ان حلقوں میں چل رہی تھی کہ کسی طرح عمران خان کو بیچ میں سے آؤٹ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک ریڈیکل آئیڈیاز کے ساتھ پاکستان کے اور غریب عوام کے مسائل کو سمجھ کے ان کو بہتری لانا چاہ رہے تھے, اور اس کے لیے کرپشن کے اگینسٹ احمد صاحب یہی بار بار میں پوچھ رہی ہوں کہ کن حلقوں سے آئی ہے. سر اگر مائنس عمران خان ہو بھی جاتا ہے تو پارٹی میں کوئی ایسی شخصیت ہے سر جس کے نام پر پارٹی کو متحد کیا جا سکے؟ میرا خیال میں کہ یہ کنسیڈریشن ہی نہیں ہے, اس لیے میں آئی ڈونٹ تھنک آف دیٹ سچویشن. کسی امیجنری سچویشن کے اوپر میں بحث کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں بالکل اس کے متعلق کنونس ہوں کہ کسی بھی اعتبار سے ایسی کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں ہے پارٹی کے اندر, نہیں چلے گا. صحیح. اچھا مجھے یہ تو بتا دیجیے سر, یہ جو آپ لوگوں نے 13 اگست کو جلسہ کرنا تھا اس کا مقام کیوں تبدیل کیا گیا ہے؟ سر ایسی آ رہا ایک بن رہی ہے کہ شاید آپ وزیر داخلہ صاحب کی دھمکی سے ڈر گئے ہیں, یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ یہ پاور شو کرنا تھا آپ لوگوں نے, کیوں چینج کیا؟ نہیں, پاور شو تو وہ تو جلسہ ہوگا تو پاور شو تو خود ہی ہو جائے گا, لیکن سوال یہ ہے سر مقام کیوں چینج کیا؟ یہ بہت چھوٹے ذہن کی بات ہے کہ وہ اس بات کو بھی اپنا سکور وننگ پوزیشن میں لے کے آئیں اور کہیں کہ جی ہم سے ڈر گئے. عمران خان کسی سے نہیں ڈرتا. پی ٹی آئی کی بڑی کلیئر اور واضح پالیسیز ہیں, وہ بغیر کسی خوف کے جو بات کہنی ہے, جو بات کرنی ہے وہ کرتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں. یہ پی ٹی آئی کا اصول ہے,
اور سر مجھے مختصراً یہ بتا دیں مقام کیوں تبدیل کیا گیا, اسلام آباد سے لاہور کیوں لے کر گئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ لاہور میں اسلام آباد میں وہ جو ان کے جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ, وہ ایک مختلف قسم کی آگے جو جس قسم کی حرکات وہ کر چکے ہیں, عمران خان کا یہ کبھی مطمع نظر نہیں رہا کہ وہ جلسے کے ذریعے یا کسی ایسے پروسیشن کے ذریعے ایسی سچویشن کریٹ کریں کہ جس میں جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو, کسی کو نقصان پہنچ جائے, انسانی جان کا نقصان پہنچ جائے, ان کو زخمی ہو جائے زیادہ. رانا ثناء اللہ صاحب کی حکمت عملی کا ڈر تھا آپ کو کہ بڑی تعداد میں لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے اسلام آباد میں, اس لیے یہ مقام تبدیل کر کے لاہور کا فیصلہ کیا. یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. عمران خان جہاں بھی جلسہ کریں گے اور لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیر جو ہے وہاں پہ بھی آئے گا اور وہ ہوگا, 25 مئی کی طرح. اس بات کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی آفتاب صدیقی صاحب جی کہہ رہے ہیں سر. اچھا آفتاب صدیقی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ. السلام علیکم سر. یہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور چیریٹی کمیشن نے پاکستانی خیراتی اداروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا ہے, تو کیا صرف کسی کی وہاں شکایت پر تحقیقات شروع ہو جاتی ہے یا پھر اس کے لیے کانکریٹ ایویڈنس موجود ہوں تو ہی اتنا بڑا اسٹیپ لیا جاتا ہے؟ آفتاب صاحب. آئی تھنک نول جو اس وقت سچویشن ہے یہاں پہ عمران خان کے حوالے سے 3 چیریٹیز رجسٹرڈ ہیں, ایک نمل یونیورسٹی, دوسری شوکت خانم اور تیسرا عمران خان ریلیف فنڈ. عمران خان ریلیف فنڈ جو ہے وہ انیکٹیو ہے, باقی 2 جو چیریٹیز ہیں ان میں اماؤنٹ پایا جاتا ہے. ایز آف ناؤ بیسیکلی جو سچویشن ہے اس میں ان کو چیریٹیز کو یہ جو چیریٹی کمیشن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس اینڈ ایوری تھنگ از ان آرڈر. تو یہ تو سچویشن ہے ایز آف ناؤ, میں آپ کو بتا دوں. اب یہ ہے کہ کافی کمپلینس جو یہاں سے آئی ہیں اس کا ابھی تک چیریٹی کمیشن نے کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں دیا کہ وہ اس وقت کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ہم دیکھیں گے کہ جو بھی چیز سبمٹ ہوئی ہیں یہاں پہ, آپ کا جو اشارہ ہے ٹورڈز کرن جو کہ ایف ٹی کی سٹوری ہے اور ای سی پی کی جو فائنڈنگز ہیں, اس کے بعد بیسیکلی آئی تھنک کہ دیکھا جائے گا کہ چیریٹی کمیشن کیا ایکشن لیتا ہے. شکایات ضرور کوئی بھی کر سکتا ہے, شکایت اٹھا سکتا ہے, ان کا اس طرف دھیان لا سکتا ہے, لیکن چیریٹی کمیشن کی اپنی ڈیسیجن ہوگی کہ ویدر دے وانٹ ٹو اسٹارٹ این انویسٹیگیشن اور ناٹ. اور وہ ڈیسیجن جو ہوگا وہ کانکریٹ ایویڈنس کی بنیاد پر ہوگا. وہ دیکھیں نہیں, وہ کرن جو پروسیس ہے وہ یہ کہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. پاکستان کی پہلے ایک چیریٹی تھی جس کا جو کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی پاکستان کی جو یہاں پہ ایک چیریٹی کو فنڈ کر رہی تھی, اور اس کی بھی انویسٹیگیشن یہاں پہ ہوئی تھی. وہ پھر اس کے بعد بیسیکلی مجھے یہ بتائیے سر, برطانوی اداروں کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور فائنینشیل ٹائمز کی خبر بھی فراہم کی گئی ہے, ایسی اطلاعات ہیں میرے پاس, اس سے عارف نقوی اور پی ٹی آئی کے خلاف کیا مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں؟ آئی تھنک پی ٹی آئی سے ڈائریکٹ منسلک تم دیکھیں جو ایشو ہے وہ نمل یونیورسٹی وہ ایکٹیو ہے اس وقت, تقریباً کوئی 1 لاکھ کچھ ڈالر ہیں پاؤنڈز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں, 12 ملین پاؤنڈز ہیں اکاؤنٹ میں اس وقت ہمارے یہ شوکت خانم کے. تو ان 2 اداروں کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے کہ ان ٹرمز آف کہ ان کے فنڈ دیکھیں وہ جب انویسٹیگیٹ کریں گے تو ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ان اداروں سے منسلک ہوگی. دیکھیں جو چیریٹی کمیشن ہے وہ پی ٹی آئی کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا. جو اس کی جو رینج ہے وہ جو اس کی جو بیسیکلی لیگل طاقت ہے وہ یہ ہے کہ جو چیریٹی اس کے پاس رجسٹرڈ ہے اس سے سوالات پوچھے. اچھا ان دونوں چیریٹیز کے اندر عمران خان صاحب خود ایک ٹرسٹی ہیں, تو وہ یقیناً اس کا جواب دینے کے سارٹ آف ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ جواب دیں اگر کوئی سوالات اٹھتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک. اچھا اگر خیراتی رقم کے سیاست میں استعمال کا جرم ثابت ہو جاتا ہے برطانوی قانون کے مطابق, تو پھر اس کی سزا کیا بنتی ہے؟ دیکھیں چیریٹی کمیشن جو ہے وہ خود ایک وہ نہیں ہے, ایک لیگل ادارہ نہیں ہے, ان ٹرمز آف جوڈیشل فورم نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ریفر کر سکتا ہے ڈفرینٹ اداروں کو کہ وہ فردر اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور وہ اس کے بعد پھر کوئی چیز اگر ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کی ڈفرینٹ دیکھیں کس طرح کی سارٹ آف انوالومنٹ تھی. جو یہ دونوں چیریٹیز ہیں ان کا جو وہ ہے جو ڈیڈ ہے وہ کافی آپ سمجھیں فلیکسیبل ہے, کہ وہ بین الاقوامی طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ڈفرینٹ جگہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, جغرافیکل اسپریڈ کافی بڑا ہے.
ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کوئی جوڈیشل فورم نہیں ہے تو یہ اپنی تحقیقات کریں گے اور پھر تحقیقات کے بعد یہ آگے ریفر کر سکتے ہیں مزید فردر پروسیڈنگز کے لیے. بہت بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب. علی, گورنمنٹ اس میں اس سارے ایشو میں انوالو ہوگی کہ آپ کوئی درخواست وغیرہ دیں گے, تحقیقات میں پیش ہوں گے؟ جی دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ابھی انگلینڈ کے جو ادارے ہیں انہوں نے مطلب ہے کہ جو کنسرن ادارے ہیں انہوں نے اپنی انیشیل انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کر دی ہے. اور کرن یقینی طور پر میں آپ کو اس چیز کا مطلب ہے کہ بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ اس میں تو ایک ہے کہ انہوں نے ان فنڈز کا استعمال کیا اور وہ وہاں سے چیریٹی اکٹھی کر کے, جس کو کہ فارن فنڈنگ کیس یہی تو ہے, وہاں پر زکوٰۃ کے نام پر لیا گیا پیسہ یہاں پر اس ملک میں لا کر جو ہے وہ سیاست کے اوپر استعمال کیا گیا اور اس پیسے کے ذریعے پاکستان کی سیاست میں انتشار پھیلایا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ غالب گلوچ بریگیڈ جو سوشل میڈیا پر چلتی ہے وہ بھی اس فنڈ کے ذریعے چلائی جاتی ہے اور بھی اس کے کئی ناجائز استعمال کیے. اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے, پاکستان میں تو الیکشن کمیشن میں ان کی منی لانڈرنگ بھی ثابت ہو گئی, ان کے وہ تمام فنڈز, اور جس میں کہ افسوسناک بات ہے کہ ہندو اور انڈیا کے شہری بھی ہیں جن کے ذریعے یہ فنڈ لیا گیا اور وہ اربوں میں وہ فنڈ ہے, روپیز میں بھی ہے, بیشتر ممالک سے آیا ہے جس استعمال کیا. فنڈ زکوٰۃ کے نام پر وہ ان سارے ناموں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. وہ جو ہندو خاتون کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک پاکستانی کی اہلیہ ہیں, اس وجہ سے انہوں نے فنڈ کیا ہے. سر مجھے یہ بھی ذرا کہیے گا کہ ٹھیک آپ نے کیونکہ سوشل میڈیا کی بات کی ہے نا علی, آپ سوال بھی لے لیں ساتھ ساتھ پھر اس میں ایڈ کر لیجیے گا. یہ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر منفی مہم چلائی گئی, FIA معاملے کی تحقیقات کر رہی تھی. ایسی کیا ضرورت پڑی کہ وزارت داخلہ کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینا پڑ گئی؟ دیکھیں بالکل وزارت داخلہ ہی تو کنسرن ادارہ ہے. جو ہمارا سائبر کرائم ہے وہ FIA میں آتا ہے جتنا بھی, اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو سارا ایک کمپین چلتی ہے, اسی طرح تو ادارے کمزور ہوتے ہیں. پہلے عمران احمد نیازی صاحب نے کرپشن کر کے ادارے کمزور کیے, وہ پھر لمبی بحث ہو جاتی ہے, لیکن اگر دو الفاظ میں بات بیان کی جائے تو 2013 سے لے کر 2018 تک تو پاکستان معاشی طور پر انتہائی سٹیبل ہو چکا تھا. اس کا بیڑا غرق تو عمران احمد نیازی صاحب نے 4 سالوں میں کیا نا, کہ جو اس وقت معیشت کو تباہ کر کے چلے گئے. مجھے لگ رہا ہے آپ کو میرا سوال سمجھ نہیں آیا, چلے میں آپ کو کھل کر کہہ دیتی ہوں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ کسی کی درخواست پر تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے اور یہ تحقیقات کا آغاز ہوا ہے؟ کیونکہ DGISPR بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کے منفی پروپیگنڈے جو ہو رہے ہیں اس کی تحقیقات کی ذمہ داری حکومت کی ہے. بالکل, میں یہ آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے وزارت جو داخلہ ہے, مرکزی وزارت داخلہ جو ہے, اور جو اس کا آگے ذیلی ادارہ FIA ہے, سائبر کرائم جو ہے وہ FIA ہی ڈیل کرتی ہے. تو یہ سائبر کرائم آتا ہے نا کہ جب آپ سوشل میڈیا پر آ کر منفی کمپین چلاتے. مجھے بتائیں کہ آج ان شہیدوں کے اہل خانہ کی کتنی دل آزاریاں ہوئی ہوں گی کہ جن کے اوپر آپ نے جا کر افسوس تو نہیں کیا ان کے ساتھ, لیکن آپ ان کی نمک پاشی کر رہے ہیں. یہ غالب گلوچ بریگیڈ یہی وہ کرن پیسہ ہے جو باہر سے اربوں کروڑوں کے جو ڈالرز آئے, جو پاؤنڈز آئے اور وہ پاکستان میں لگائے جاتے ہیں, ان کے ذریعے اس قسم کی نیگیٹو کمپین چلائی جاتی ہے. اور ابھی آپ ایک سوال کر رہی تھیں کہ وہ جناب جلسہ اسلام آباد سے تبدیل ہوا. خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں 20 لاکھ لوگ لے کر آؤں گا. ویسے علی اور بلوچ صاحب بہت ہی اچھا ہو جائے گا سر اگر لگے ہاتھوں آپ لوگ جو پچھلے دنوں آپ لوگ کرتے رہے نا, آپ کے اسٹیٹ سے ہوتے رہے, اس پہ معافی بھی مانگ لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. بریک پر کے بعد واپس آتی ہوں اور پھر احمد اویس صاحب سے اس پر. ایک بار پھر جی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. احمد اویس صاحب سر, میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی, یہ جو ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر مذموم مہم چلائی جا رہی ہے سر, قابل مذمت بھی ہے, قابل افسوس بھی ہے سر. حکومت اس مہم کو PTI سے جوڑ رہی ہے. کون ہے سر جو پاک فوج اور عوام کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک بہت سوچی سمجھی اسکیم ہے, اور یہ باقاعدہ طور کے اوپر اس وقت ایسے ادارے جو بیرون ملک ہیں
वो इस कैंपेन के ऊपर लगे हुए हैं और उन्हें सूटेबल आदमी नहीं मिल रहे थे कि वो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस मुहिम को आगे चलाएं, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए, पाकिस्तानी जर्नैलों को तनकीद का निशाना बनाया जाए और डिस्क्रेडिट किया जाए पाकिस्तानी फ़ौज को पाकिस्तानी अवाम की नज़र में। और इस तरह से वो पाकिस्तान को जो मईशत को तबाह करने के लिए जो एक दूसरा कदम कि मईशत कमज़ोर होगी, फ़ौज बदनाम होगी, तो फिर इनको फ़ौज भी कम करनी पड़ेगी और आवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा फ़ौज से। और वो वक्त होगा कि जब हिंदुस्तान जो है वो किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अंदाज में पाकिस्तान के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो नया ये सिलसिला बनाया जा रहा है उसके अंदर वो सर पीटीआई के लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि पीटीआई के लोग जो हैं और पीटीआई की हायरार्की जो है वो बिल्कुल खुले बंदों बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज जो हैं वो हमारे हीरोज़ हैं और पाकिस्तान की सालमियत और उसकी बका के लिए उनका होना, उनकी ताकतवर पोजीशन में कायम रहना इंतहाई। लेकिन सर मुख्तलिफ टच भी तो देते रहते हैं कि इनके खिलाफ कोई प्रॉपर, एक तरफ हीरो कहते हैं फिर मुख्तलिफ किस्म का टच दे देते हैं सर। नहीं भाई वो बात सुनिए, ये नहीं बात है। सवाल यह है कि कोई शख्स अगर किसी एक शख्स के मुतल्लिक कोई बात हो तो अदारे को मुतल्लिक वो बात नहीं होती है। अदारा जो है इतना मजबूत अदारा है और इतना इतने वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड आर्म फोर्सेस हैं कि जिसका फ़ख्र है, ये आर्म फोर्सेस पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है और सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है इन्होंने। इस वक्त इतनी ट्रेंड आर्म फोर्सेस जिन्होंने प्रैक्टिकली नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में जो फौजी मुहिम चलाई है वहाँ पे बाकायदा वो इलाका पाक किया है तमाम टेररिस्ट से, ये दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इसलिए ये क्वेश्चन या राइज नहीं होता कि पाकिस्तानी फ़ौज को पाकिस्तान के अवाम या बिलखसूस पीटीआई की लीडरशिप या पीटीआई के दानिस्ता और ना दानिस्ता तौर के ऊपर उनकी किसी भी क्लास ऑफ जो है वो नीचे डाउन दी लीडरशिप जो कोई भी शख्स जो है वो उनके मुतालिक कोई तनकीद का निशाना उन्हें बनाए, मुमकिन नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जिस तरह से अभी आप मुझे पहली बात हो रही थी कि उनके जलसे के मुतालिक भी एक वजह ये है, मैं आपको बता दूं, एक वजह जलसा लाहौर करने की ये वजह है कि यहाँ पे पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ था 14 अगस्त के हवाले से। ये मुनासिब तरीन जगह है कि यहाँ पे जलसा किया जाए और यहाँ पे कमिटमेंट की जाए कि हम पाकिस्तान की रखवाली करेंगे चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। तो सर ये डेट अनाउंस करने के बाद और जलसा अनाउंस कर देने के बाद ख्याल आया कि वहाँ पर रेजोल्यूशन पास हुई थी तो इसलिए फिर पहले लाहौर में किया जाए। बिल्कुल, ये यहाँ लाहौर में जलसे का उन्होंने जो है जो कलेक्टिव विजडम जो होती है ना, बाजू का आप एक वक्त में अगर एक फैसला किया लेकिन उसके बाद ये जरूरी तो नहीं होती एक कोई अच्छी सजेशन आ जाए तो किसी वक्त भी उसमें तब्दीली लाई जा सकती है। और ये अच्छी आप कह रहे हैं ये अच्छी सजेशन के तौर पर इसको फिर कंसीडर किया गया है। अली गौहर बलोच साहब, एक तो मैं सवाल आपसे ये छोड़ के गई थी सर ब्रेक से पहले कि जिन मामलात पर आप लोग तहकीकात करवा रहे हैं क्या ही अच्छा हो कि जो आप लोगों के स्टेज से होता रहा, आपके रहनुमाओं की जानिब से होता रहा, लगे हाथों उस पर माफ़ी भी मांग ली जाए। दूसरा सर ये FIA ने सर ममनुआ फंडिंग केस में PTI रहनुमाओं को भी तलब किया था। अब कुछ बेनामी अकाउंट्स भी सामने आ रहे हैं जिन पे दस्तखत हुए हैं इमरान खान साहब के और उसके बाद वो खोले गए। तो क्या जो तहकीकात होगी हुकूमत इमरान खान साहब को भी तलब करेगी उसमें? देखिए बात ये है कि अभी आपने जो एंट्रो में सुनाया जिसमें फवाद चौधरी साहब का बयान है कि कोई माइका लाल है जो इमरान अहमद नियाज़ी साहब को जो है वो सजा दे सके या मतलब है कि इस किस्म के वो धमकियां लगा रहे हैं। इसका मतलब है नऊज़ बिल्लाह वो क्या है इमरान अहमद नियाज़ी साहब, वो पाकिस्तान के कानून और आइन से बालातर हैं और वो यकीनी तौर पर अपने आप को समझते तो यही हैं, ख्वाब खरगोश में तो वो इसी तरह से बैठे हैं। मतलब जिस आदमी की असलियत ये है और उसकी अखलाकी और कानूनी हैसियत ये है कि जिसने तोशा खाना से घड़ियां चोरी की और उनके बाजार में जाकर बेचा, मतलब करप्शन का निचला तरीन लेवल, इससे निचला लेवल क्या हो सकता है कि आप इतनी घटिया अरबों रुपए का स्कैंडल तो आपने बनाई लेकिन जाती दफा घड़ियां भी आप बेच गए, आप सीनरियां भी जाती हुए ले गए और ले जाके अपने घर में भी नहीं लगाई, मार्केट में जाकर बेच दिए और उसके बाद अपने गोशवारों में उसका जिक्र तक नहीं किया और कहते हैं कि कोई माइका लाल है जो इन्हें नहर करार दे दे। इमरान खान को तलब करेंगे सर तहकीकात में? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे तहकीकात? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, अहमद उवैस साहब, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया।
بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور ناظرین آپ کوئکلی اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھی ہوں. تقریباً 8 سال بعد پاکستان کا وہ بدبخت وہ شخص جس نے درجنوں بچوں کا قتل کیا وہ مارا گیا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. آرمی پبلک سکول حملے کا ماسٹر مائنڈ درجنوں معصوم بچوں کا قاتل عمر خالد خراسانی جہنم واصل ہو گیا ہے. ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی کمانڈر عمر خالد خراسانی کو افغانستان کے صوبے پکتیکا میں IED بلاسٹ میں نشانہ بنایا گیا ہے. عمر خالد کے ساتھ 2 مزید کمانڈرز حافظ دولت اور مفتی حسن بھی مارے گئے. کالعدم ٹی ٹی پی نے عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس سے پہلے 2017 میں بھی یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ عمر خالد خراسانی امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا. اس وقت گروپ کے ترجمان اسد منصور نے بھی ڈرون حملے میں عمر خالد سمیت 10 شدت پسندوں کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی، لیکن بعد میں وہ خبر ہی غلط ثابت ہوئی. کیا اس بار تو ایسا نہیں ہوا ہوگا؟ اس پر مزید بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب جوائن کر چکے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام سر. APS حملے کا ماسٹر مائنڈ عمر خالد خراسانی مارا گیا ہے. کالعدم TTP نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. 2017 میں بھی اسی طرح کی ہلاکت کی خبریں آئی تھی اور پھر تصدیق بھی ہوئی تھی، اور بعد میں TTP نے جو تصدیق کی تھی وہ غلط خبر ثابت ہوئی تھی. اس بار تو ایسا نہیں ہوگا، کیا کہیں گے سر آپ؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی یہ کنفرم خبر ہے، کیونکہ جس ذرائع سے آئی ہے اور میرے خیال میں یہ ان کی جو خاص گروپ ہے انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. تو میرے خیال میں فائنلی یہ آدمی جو ہے وہ مارا گیا ہے. یہ بڑا ظالم آدمی تھا. اس کا اصل نام ولی محمد ہے اور یہ محمد ایجنسی میں ایک جگہ ہے کنڈارو یا کنڈرے، وہاں سے اس کا تعلق ہے. یہ پشاور میں بھی پڑھتا رہا ہے دینی اور میرے خیال میں یہ جو سعودی عرب والا فرقہ ہے اس سے اس کا تعلق ہے. تو یہ آدمی نے بہت قتل کیے ہیں. ایک دفعہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، تو جب بات چیت کے دوران اس نے کوئی 30 آدمی FC کے تھے جو انہیں پکڑے ہوئے تھے، تو ان کو انہوں نے قتل کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ پشاور اسکول جو ہے اس کے اوپر بچوں کے اوپر جو قتل عام ہوا اس پورے اس کا یہ کمانڈر تھا. تو یہ آدمی انتہائی خطرناک اور سنگ دل آدمی تھا. اور میرے خیال میں اس نے محمد ایجنسی کے اندر بھی بہت قتل و غارت کی ہے، اور پھر جب یہ افغانستان بھاگا ہے تو وہاں سے بھی یہ پشاور اور لاہور جدھر یہ خودکش حملے ہوتے رہے اس میں ڈائریکٹلی ان کا ہاتھ ہوتا تھا. سر جیسے آپ نے ڈیٹیل بتائی سر، عمر خراسانی اس کا شمار ان کمانڈرز میں ہوتا تھا جنہوں نے کالعدم TTP کی بنیاد رکھی تھی، بعد میں جماعت الاحرار بھی بنائی، پاکستان میں کئی دہشت گرد کارروائیاں انجام دی. اس کی ہلاکت سے سر سمجھتے ہیں آپ قبائلی علاقوں میں TTP کا اثر کچھ کم ہوگا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب سامنے یہ لائن اپ ہے نظر آ رہے ہیں تو اس میں سے ایک ہی خطرناک آدمی رہ گیا ہے، وہ قاری گل رحمان ہے جو کہ نارتھ وزیرستان کے سامنے ہے. اس طرف سے اگر آتے ہیں تو کرم کے سامنے کوئی نہیں ہے. اس طرح خیبر ایجنسی کے سامنے وہ تحلیل ہو گئے، جو وہ باغ ایک سبز باغ کوئی نام تھا اس کا، اس کی تنظیم تحلیل ہو گئی. اور محمد کے آگے یہ بیٹھا ہوا تھا ابھی تک. اس کے جانے کے بعد میرے خیال میں کوئی اس علاقے میں کوئی امپورٹنٹ کمانڈر نہیں رہ گیا. اور اس سے اوپر جو ہے سوات دیر کے اپوزٹ جو ہے وہ فضل اللہ تھا، وہ بھی مارا جا چکا ہے. تو میرے خیال میں ابھی سر ایک پوائنٹ یہ بھی، عمر خالد خراسانی سر پاکستان کے ساتھ حالیہ مذاکرات میں بھی شامل تھا، تو کیا اس سے مذاکرات کے عمل کو بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کے اوپر وہ زیادہ انسسٹ نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ مذاکرات کے وہ خلاف تھا. یہ جو مذاکرات ساری ہے یہ وہ قاری گل رحمان نے ایک طریقے سے
शुरू की थी और सबको बीच में हिस्सा देने के लिए और भी इश्यूज खड़े कर दिए उसने कि पहले ये कबायली इलाका ख़त्म किया गया है, इसको वापस लिया जाए और स्वात में जो इंसाफ का निज़ाम जारी हुआ था उसको दोबारा शुरू किया जाए। इस तरह के उन्होंने किए थे, लेकिन मेरे ख्याल में इस बातचीत के अंदर मुखालिफत थी, लेकिन बाहर सूरत ये कोई आदमी ऐसा नहीं था जिससे बातचीत की जा सकती थी, या इतने जितना कुछ किया है मेरे ख्याल में इसको माफ़ करना बड़ा मुश्किल होगा। सही। अच्छा सर, अब IED ये एक बड़ा मखसूस तरीक़ेकार है ना जिसको ज़्यादातर तालिबान इस्तेमाल करते रहें, और तालिबान के दरमियान पहले भी इख्तलाफात की ख़बरें और फिर कुछ कमांडर्स की हलाकतें भी सामने आती रही हैं। क्या इस मामले में भी ऐसा हो सकता है वैसे? जी बिल्कुल हो सकता है। ये तो एक दूसरे को भी मारने के लिए यही कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में इसमें जो इसके ख़िलाफ़ होंगे वो लोग जो है उसको इस तरीके से, क्योंकि ये इंतहाई ज़ालिम इंसान था, एहसानुल्लाह एहसान इसकी वजह से भागा है और वो शायद अभी टर्की बैठा हुआ है। तो इस तरीके से वहाँ पर लोग होंगे जो इसके ख़िलाफ़, जिन्होंने IED जो है वो फिट करके मेरे ख्याल में इसको पहुँचाया है अंजाम तक। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में साथ ब्रिगेडियर मोहम्मद शाह साहब, महमूद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। एक इंतहाई तशवीशनाक वाक़या जो है वो मेरे पास आया है। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में एक हफ़्ते के दौरान 4 मुसलमान, जिनमें से 3 पाकिस्तानी हैं, उनको पुरस्कार तौर पर कत्ल किया गया है। पुलिस को शक ये है कि कत्ल के वाक़यात एक ही सिलसिले की कड़ी हैं, लेकिन अब तक ये कड़ी जुड़ नहीं सकी है। अमेरिकन इस्लामिक काउंसिल ने कातिल की मालूमात फ़राहम करने पर $5000 इनाम का ऐलान किया है। न्यू मैक्सिको इस्लामिक सेंटर के सदर अहमद असद कहते हैं मुस्लिम बिरादरी को सूरत हाल की संगीनी को समझने की ज़रूरत है। अगर ये दुरुस्त है कि हमें मुसलमान होने की बिना पर हदफ बनाया गया है, तो इस सूरत में हमें अपनी हिफाजत के लिए तैयार रहना पड़ेगा, होशियार रहने और एहतियात करने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कत्ल के वाक़यात पर गहरे दुख का इजहार किया है और कहा है कि इन नफ़रत अंगेज़ हमलों की अमरीका में कोई जगह नहीं है। जो इलाका है न्यू मैक्सिको का शहर है अल्बुकर्की, ये एक बड़ा फेमस और बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर मुसलमानों की भी बड़ी तादाद है और यहाँ पर एक हफ़्ते के दौरान 4 मुसलमानों का कत्ल हो जाना, पै दर पै कत्ल हो जाना, एक का कत्ल, फिर दूसरे का कत्ल, फिर तीसरे का कत्ल, ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में अगर मुसलमानों को ही ये हिदायत की जाए कि वो इस सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, तो ये एक वाकई पुरअसरार बात होती है और ये वाकई बड़ी हैरत की बात होती है कि मुसलमानों को ये तंबीह की जाए कि वो ज़रा इन मामलात को देखें कैसा क्यों हो रहा है। पुलिस इस बात पर शक का ये इजहार कर रही है कि कत्ल के ये वाक़यात एक ही सिलसिले से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, एक ही कड़ी दिखाई देती है, लेकिन वो कौन सी कड़ी है, ये कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ नहीं सकी हैं। अमेरिकन इस्लामिक काउंसिल की कातिल की मालूमात फ़राहम करने पर उनकी जानिब से $5000 का इनाम भी रखा गया है, लेकिन एक हफ़्ता हो गया, अब तक सिर्फ़ और सिर्फ शक की बुनियाद पर ही बात की जा रही है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लामा साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और अब तक ये कहा जा रहा है कि मुसलमान होने की बुनियाद पर, यानी शक है कि मुसलमान होने की बुनियाद पर ये 4 कत्ल हुए हैं पै दर पै। क्या कहेंगे आप इस पर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, गुजारिश ये है कि इस्लामोफोबिया जो है इसने बहुत पूरा यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, हर जगह पर ये वाक़यात और ये जो 4 मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो उनके लिए दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। दूसरी जो गुजारिश है वो ये है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान को भी
OIC की सतह पर भी और अमेरिका से बराह रास्त भी बात करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब के इल्म में भी आपकी ये जो प्रोग्राम है इसके ज़रिए जो तफसीलात मिली हैं उनके इल्म में भी लाता हूँ, वज़ारत ख़ारजा से भी बात करते हैं। लेकिन बहसीयत मजमूई हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और इस जुल्म और सितम का जो सिलसिला खा वो कहीं पर भी हो, हम कहते हैं मुसलमान नहीं को गैर मुस्लिम भी कत्ल हो जाए तो उसके ऊपर भी बोलना चाहिए। आलमी दुनिया खामोश रहती है, ये इंसानी हकूक के इदारे, कोई कुत्ता एक यूरोप में या किसी जगह पर उसको जख्म आ जाए उस पर बोलते हैं, लेकिन जब मुसलमानों का कत्लेआम होता है तो उस पर क्यों खामोशी इख्तियार करते हैं, ये बात समझ से बाहर है। बहरहाल ये काबिल मजम्मत है और इस्लामोफोबिया के हवाले से जैसा कि माजी में भी जद्दोजहद की गई, अब भी जरूरत है कि आलमी सतह पे कानून साजी हो, इस तरह के लोगों को जो है वो सजाएं हों ताकि ये सिलसिला बंद हो। अलामा साहब, इस्लामोफोबिया के वाक़यात यूरोप में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं, भारत को तो किसी गिनती में ही नहीं लाना चाहिए। अभी जुमे के रोज़ नमाज से पहले क्या कुछ वहाँ मसाजिद में किया गया। सर ये वाक़यात इन वाक़यात की बिना पर और इस्लामोफोबिया के हवाले से बहुत ज़्यादा इस्लामी ममालिक ने भी न सिर्फ आवाज़ उठाई, इमरान खान साहब ने बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कॉन्क्रीट चीज़ ऐसी हमारे सामने अब तक आ नहीं सकी है कि जिसके ज़रिए हम इस तरह के वाक़यात से तो जान छुड़ा सकें। देखिए यही बात है, इसके लिए जैसे मैंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी करारदाद आई है जिसकी बुनियाद पर 15 मार्च को यौम एक मनाने का ऐलान हुआ है, लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उसी तरह का कायदाना किरदार अदा करना है जिस तरह माजी में इस मामले पे किया है, और पूरे आलम इस्लाम को साथ लेकर ये सिलसिला जो है ये जो कत्ल क़िताल का है इसके बंद करवाने के लिए और बाकी नफरतों के लिए। हम तो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, तमाम अंबिया का एहतराम करते हैं, तमाम आसमानी कुतुब का एहतराम करते हैं। कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो तमाम अंबिया को ना माने, तमाम आसमानी कुतुब को ना माने। तो लिहाजा हमें तो हमारे यहाँ अगर कोई खुदा न खास्ता इस्लाम के नाम पर ऐसा करता है तो आपको इल्म है कि दुनिया इस्लाम में मुश्तरका इस पे फतवा आ चुके हैं जिसमें पाकिस्तान उलमा कौंसिल का सबसे पहले फतवा आया कि ये जो खुदकश हमले और इस हवाले से, तो हम तो इन वाकयात को ये समझते हैं कि ये वाकयात पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है और अगर दुनिया का अमन बरकरार रखना है तो ये कत्लेआम बंद होना चाहिए। ये इसी तरह मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिनों में आप देखें जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ और जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में है, लेकिन इस पर सब खामोश हैं। अलामा साहब एग्जैक्टली मैं यही आपसे बात करना चाह रही थी। अभी पिछले महीनों में यूक्रेन की आवाम का बड़ा दर्द उठा था, अमेरिका बहादुर को बड़े वहाँ से बयानात आना शुरू हो गए थे, लेकिन सर ये जो गज़ा में हुआ है, अभी इतवार के रोज़ वहाँ पर जो कुछ हुआ है, फिर वहाँ से जो ऐलानात किए जा रहे हैं, जंग बंदी ख़त्म कर दी गई है, निहत्ते मुसलमानों पर, निहत्ते लोगों के ऊपर जिस तरह से बम्बार्टमेंट हो रही है, बच्चे वहाँ पर उनकी डेथ्स हो रही हैं, लोग वहाँ पर मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल खामोशी है सर। ना इस्लामी ममालिक की तरफ से कुछ हो रहा है और फिर वो तो उनकी शायद आंखें ही नहीं है देखने के लिए। देखिए इस्लामी दुनिया में हमने जो आवाजें सुनी वो पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, कतर है, लेकिन हमने नहीं सुना उस तरह जिस तरह कितने बच्चे कत्ल हो गए फ़लस्तीन में। आप देखें इस वक्त मकबूजा कश्मीर में यौम सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहाँ आप सय्यदना इमाम हुसैन का जिक्र नहीं कर सकते हैं, ये इस पर किसी को नजर नहीं आ रहा है। ये फ़लस्तीनी जो कत्लेआम हो रहा है ये किसी को नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, कतर को जिस तरह इन्होंने इस मामले पर आवाज बुलंद की है इसी तरह अपना किरदार अदा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और एक उम्मत को एक बार इकट्ठा करने के लिए इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए खारजा का इजलास बुलाया जाए। सऊदी अरब के बाद चूंकि सर ये अभी पिछली हुकूमत में OIC वज़राए खारजा का इजलास हुआ तो था सर, उससे भी कुछ नहीं निकला। नहीं देखिए ये मैं समझता हूँ ये बात कहना इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उसमें जिस अंदाज से एक जो तासुर दुनिया में फैलाया जा रहा था कि खुदा न खास्ता कश्मीर के मसले के ऊपर जो है बिल्कुल खामोशी हो गई है अफगानिस्तान के मसले पर, तो उससे निकला ना अफगानिस्तान के मसले पर पूरी दुनिया इमदाद के लिए सऊदी अरब और बाकी ममालिक आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत सारी बेहतर है। कश्मीर के मसले पर कई करारदादें और कई चीजें उस इजलास में हुई।
अगर इस्लामी ताउन तंजीम कोई मिलिट्री अलायंस तो नहीं है, जो वो कर सकते हैं उन्होंने किया, आगे भी हम उनसे बहुत सी तवक्को करते हैं, जितना किया उससे बहुत ज्यादा मुसलमान चाहते हैं फलस्तीन और कश्मीर और बाकी उम्मत के मसाइल पे, इस्लामोफोबिया के ऊपर। और इस वक्त चूंकि सऊदी अरब का जो इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराह है, लिहाजा हम खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके वलियाद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से ये तवक्को उम्मत रखती है, ये उम्मीद रखती है कि अर्ज़ हरमैन शरीफैन मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद का मरकज है। सर इमरान खान साहब को ये क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह से पिछली हुकूमत में वो उम्मत के लीडर बनकर उभरे, जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने बात की, उन्होंने तमाम मुसलमानों की बात की, अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की। आप कह रहे हैं कि मैं ये वज़ीर आज़म साहब के सामने आपके प्रोग्राम की विसातत से रखेंगे, मेरे प्रोग्राम की विसातत से, तो सर आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं, वो करेंगे सर? देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब ने अगर कोई अच्छा काम किया तो उसे अच्छा कहना चाहिए, और अगर शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस्लामी और न सिर्फ अच्छा कहना चाहिए बल्कि फॉलो भी करना चाहिए सर। जी मैं कह रही हूँ न सिर्फ अच्छा करना चाहिए बल्कि फॉलो भी करना चाहिए। देखिए ना, मैं वैसे मैं आपको बता दूं कि है तो राज, लेकिन मैं अर्ज कर देता हूँ। अभी आपने कहा रमजान में हम मक्का मुकरमा में थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और मैं, हम मक्का मुकरमा में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के मामले के ऊपर जो पिछली हुकूमत ने और उससे पिछली हुकूमत ने काम किया है, हमें उसको लेकर आगे बढ़ना है। और मैं समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब में ये सलाहियत मौजूद है कि वो आलम इस्लाम के अंदर उसी सिलसिले को जो हमारा जारी है उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और उन्हें बढ़ना चाहिए। अगर नहीं भी तो तब भी हमें उनकी तरफ तवज्जो इस तरफ दिलानी चाहिए। वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। दुरुस्त बात करें सर आप, दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पर इस्लामी हुकूमत है, जहाँ पर मुसलमान आबाद हैं, वहाँ के तमाम हुक्मरानों को इस तरह करना चाहिए, और पाकिस्तान स्पेशली मदीना सानी है तो यहाँ के हुक्मरानों को तो बिल्कुल यही तर्ज इख्तियार करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उस पर हर वक्त आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह मताए, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया है, नाज़रीन से इंशाअल्लाह जुमेरात को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।